हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज स्टैटिक जीके का एपिसोड नंबर 20 पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके का एपिसोड नंबर 20। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि आइस हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आइस हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 9, बी है 5, सी है 8, डी है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइस हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। आप देखेंगे पोलो तथा बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। पोलो और बेसबॉल में 9 होती है। और नेट बॉल, वाटर पोलो, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसका ट्रिक है नेवाक इसका ट्रिक है। तो नेट बॉल, वा से वाटर पोलो और क से कबड्डी, यानी नेट बॉल, वाटर पोलो, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब वॉलीबॉल तथा आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है। तो ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र, डी है चतुर्थ क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। अब देखेंगे तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। हिंदी वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। ड्रेन का सिद्धांत किसने दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने। आइए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल के अनिवार्यता का वर्णन है। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन है। तो ऑप्शन ए है 85, बी है 124, सी है 233 और डी है 39। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 85 के तहत संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन है। अब 124 अनुच्छेद देखेंगे। तो 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की अधिकार है। अब 233 अनुच्छेद देखेंगे। तो 233 अनुच्छेद अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का अवधारणा का वर्णन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का अवधारणा है किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। आइए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी हड्डी जो कान में नहीं पाई जाती है। इनमें से कौन सी हड्डी है जो कान में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है मैलियस, बी है इनकस, सी है स्टेप्स और डी है फाइलेंजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइलेंजेज हड्डी है जो कान में नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है। तो फाइलेंजेज हड्डी अंगुली में पाई जाती है। फाइलेंजेज हड्डी अंगुली में पाई जाती है। अंगुली में कुल 28 हड्डी पाई जाती है। अंगुली में कितनी हड्डी पाई जाती है। तो 28 हड्डी। और कान में कुल 6 हड्डी पाई जाती है। कान में 6 हड्डी पाई जाती है। कान में कौन कौन सी हड्डी है। तो इसका ट्रिक याद करेंगे मिस। एम से मैलियस, आई से इनकस, यस से स्टेप्स। यह दो ठो होती है। मैलियस 2, इनकस 2, स्टेप 2, यानी 6। कान में कुल 6 हड्डी होती है। आइए अगला क्वेश्चन कौन सी पहाड़ी है जो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। कौन सा पहाड़ी है जो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। तो ऑप्शन ए है अन्नामुदई, बी है सेवराय की पहाड़ी, सी है नीलगिरी की पहाड़ी, डी है डोडा बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन्नाईमुदी है जो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है।
अब देखेंगे अन्नाई मुदी के दक्षिण में इलायची या कार्डेनम की पहाड़ी है। अन्नाई मुदी के दक्षिण में इलायची या कार्डेनम की पहाड़ी है। अन्नाई मुदी के उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नाई मुदी के उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित है। अन्नाई मुदी के उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी है। अन्नाई मुदी के उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी स्थित है। सेवराय की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी तथा दोदा बेटा यह तमिलनाडु राज्य में है। सेवराय पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या दोदा बेटा यह तमिलनाडु राज्य में है। अब देखेंगे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो दोदा बेटा की। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी दोदा बेटा। अब पहला कह देगा तो पहला अन्नाई मुदी है। पहला सबसे ऊंचा चोटी अन्नाई मुदी है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन ए है अब्दुल गफ्फार खां, बी है BR अम्बेडकर, सी है सी राजगोपालाचारी, डी है डॉक्टर हेडगेवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपाल थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी। आप देखें खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 ईस्वी में किए थे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 ईस्वी में किए थे। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर ने 1936 ईस्वी में किए थे। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना BR अम्बेडकर और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना सी राजगोपालाचारी। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में किए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में किए थे। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी है 1861, सी है 1892, डी है 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1858 अधिनियम के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई थी। अब 1858 से संबंधित सभी एक्ट को देखेंगे कि उसमें क्या क्या किया गया है 1858 में। तो 1858 एक्ट में भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था 1858 के तहत की गई है। 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया है। 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया है तथा 1858 का सब है। तो 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था। और 1858 के तहत भारत के राज्य सचिव पद की नियुक्ति की गई है। 1858 के तहत भारत के राज्य सचिव पद की नियुक्ति की गई है। अब 1858 के तहत देखें कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि राज्य स्तरीय मानव रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है। राज्य स्तरीय मानव रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश, डी है पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने राज्य स्तरीय मानव रिपोर्ट जारी किया था। आज देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल है। और मध्य प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। मध्य प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर के उत्तरी भाग में कौन सा झील है। सुएज नहर के उत्तरी भाग में कौन सा झील है, तो ऑप्शन ए है लिटिल झील, बी है टिमसा झील, सी है ग्रेट बैरियर झील और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिटिल झील है, जो सुएज नहर के उत्तरी भाग में स्थित है।
आप देखेंगे सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में। और सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। सुएज नहर के मध्य भाग में टिमसा झील है। सुएज नहर के मध्य भाग में टिमसा झील है। और सुएज नहर के दक्षिणी भाग में ग्रेट बियर झील है। सुएज नहर के दक्षिणी भाग में ग्रेट बियर झील है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसकी युक्ति है? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसकी युक्ति है? तो ऑप्शन ए है रूसो, बी है वोल्टेयर, सी है लुई 14वां, डी है सैमुअल एडम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वोल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन करना उत्तम है। आप देखेंगे रूसो, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की युक्ति है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की युक्ति है। और लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। आप देखें प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, सैमुअल एडम्स का नारा था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसका था? तो सैमुअल एडम्स का नारा था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए।